हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं इंजीनियर विन ठाकुर, डायरेक्टर अचीवर क्लासेस कोचिंग। मैं आप सबको यूट्यूब के थ्रू केमिस्ट्री पढ़ाता हूं। आज का वीडियो हमारा एरोमेटिसिटी पे है। ये वन शॉट वीडियो है। इस आधे घंटे के वीडियो में आपको पूरा कॉन्सेप्ट मिल जाएगा एरोमेटिसिटी पे और एरोमेटिक कंपाउंड्स पे। जो भी एग्जाम्स आपके हैं इससे कनेक्टेड, मीन्स आपका जेईई मेन एग्जाम हो या नीट एग्जाम हो या जेईई एडवांस एग्जाम हो, ऑल एग्जाम के ऑल क्वेश्चंस को आप 100% करेक्टली बना सकते हो इस वीडियो को अगर क्लियरली आप वॉच करते हो, अच्छे से देखते हो तो। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक पक्का कीजिएगा। कुछ अगर बेनिफिट होगा तो दूसरे को भी शेयर कीजिएगा। चलिए देखते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक जो हमारा वर्ड है एरोमेटिक, यह एरोमा वर्ड से आता है। एरोमा, इसका मतलब होता है स्वीट स्मेल, मीन्स सुगंध। साइंटिस्टों ने क्या देखा कि कुछ ऐसे कंपाउंड दुनिया में हैं जिनके पास काफ़ी स्वीट स्मेल है और उनका स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। हालांकि ये स्टडी बहुत पहले की है। सबसे पहले 1825 में माइकल फैराडे, वही माइकल फैराडे बाबू जिन्होंने मोटर बनाया, इलेक्ट्रिक मोटर बनाया, जनरेटर बनाया, माइकल फैराडे, वही जिन्होंने इलेक्ट्रोलाइसिस का थ्योरी दिया। ये माइकल फैराडे बहुत बड़े से, वही माइकल फैराडे जो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किए 1850 में, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। इन्होंने फिजिक्स में बहुत सारा काम किया। मीन्स क्वांटम फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स का डिस्कवरी से पहले इन्होंने बेंजीन का डिस्कवरी किया। माइकल फैराडे 1825 में बेंजीन, जो आज का हमारा बेंजीन है, हालांकि उस समय इनको पता नहीं था कि बेंजीन किस तरह से होता है, बट इस कंपाउंड का डिस्कवरी माइकल फैराडे ने किया। पता है कैसे किया? व्हेल ऑयल से। व्हेल ऑयल मीन्स व्हेल मछली के अंदर का जो तेल होता है उसको हीट करके इस बेंजीन कंपाउंड को सबसे पहले इन्होंने आइसोलेट किया माइकल फैराडे ने 1825 में। बाद में आगे चल के 1834 में जर्मन साइंटिस्ट इल्बर्ट ने इसको, फिर जर्मन साइंटिस्ट ने 1834 में इस बेंजीन को दूसरे तरीका से बनाया। बेंजोइक एसिड हमारा जो है बेंजोइक एसिड, इस बेंजोइक एसिड को कैल्शियम ऑक्साइड के साथ हीट करके जर्मन साइंटिस्ट ने बनाया। तो सबसे पहले माइकल फैराडे ने बेंजीन को आइसोलेट किया व्हेल ऑयल से, इसको हीट करके, और बाद में 1834 में जर्मन साइंटिस्ट ने बेंजोइक एसिड को कैल्शियम ऑक्साइड से हीट करके बनाया बेंजीन, राइट। लेकिन इसके उस समय भी इन लोग को पता नहीं था कि जो बेंजीन बना, ये क्लियर पता था कि ये अल्कीन, अल्काइन हाइड्रोकार्बन नहीं है, ये कोई न्यू टाइप का हाइड्रोकार्बन। लेकिन क्या है उसका स्ट्रक्चर समझ में नहीं आ रहा था। इसका जो स्ट्रक्चर बेंजीन का भी हम लोग प्रेजेंटली पढ़ते हैं, ये स्ट्रक्चर किकुले ने बताया 1886 में। 1856 के आसपास किकुले ने बताया कि बेंजीन का ये स्ट्रक्चर होता है। ये जो हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चर, जो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्म C6H6 है, और बेंजीन का जो स्ट्रक्चर अभी हम लोग पढ़ते हैं, इस स्ट्रक्चर के बारे में सबसे पहले किकुले ने बताया कि बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है। तो इस तरीक़ा से आप आगे बढ़ता गया कॉन्सेप्ट। लेकिन प्रेजेंट में बेंजीन का क्या प्रॉपर्टी होता है, एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, एरोमेटिसिटी क्या होता है, इसका स्टडी किए हकल ने। हकल नाम के साइंटिस्ट ने दुनिया में जितने भी कंपाउंड्स था जिसका स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा था और जिनके पास स्वीट स्मेल था, उस सबका उन्होंने स्टडी शुरू किया। और स्टडी करने के बाद उनको पता चला कि जो हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं इनमें कॉमन फैक्टर क्या है। जो कॉमन फैक्टर है उसी को उन्होंने प्रिंसिपल बना दिया एरोमेटिसिटी के लिए। एरोमेटिसिटी जो हमारा, एरोमेटिसिटी किसको बोलते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड जो फिनोमेना शो करता है उसको हम लोग एरोमेटिसिटी बोलते हैं। तो हकल प्रिंसिपल पढ़ने जा रहे हैं जो हमें यह बताएगा कि कोई कंपाउंड एरोमेटिक अगर है तो उसके पास कौन कौन प्रॉपर्टीज़ है, या किसी कंपाउंड को एरोमेटिक बनने के लिए कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ को, कौन कौन से कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा। तो हकल प्रिंसिपल
हकल प्रिंसिपल फॉर एरोमेटिसिटी, राइट। हकल का जो प्रिंसिपल है वो कंडीशन में है। हकल के अकॉर्डिंग इफ ए कंपाउंड सेटिस्फाई फॉलोइंग थ्री कंडीशंस देन कंपाउंड विल बी एरोमेटिक। हकल ने अपना प्रिंसिपल 3 कंडीशन में दिया, बोला कि जो भी और कंपाउंड हमारे इस 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो कंपाउंड एरोमेटिक होगा, या जो कंपाउंड एरोमेटिक है वही तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। चलिए देखते हैं कि हकल प्रिंसिपल का 3 कंडीशंस क्या है। इस हकल प्रिंसिपल को ही हकल कंडीशन भी बोलते हैं। इसमें पहला है कंपाउंड मस्ट हैज 4n+2 pi इलेक्ट्रॉन्स। फर्स्ट कंडीशन इज कंपाउंड मस्ट हैज 4n+2 pi इलेक्ट्रॉन्स। कंपाउंड के अंदर 4n+2 pi इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए वेयर n इज इक्वल टू नेचुरल नंबर, वेयर n इज इक्वल टू होल नंबर, मीन्स 0 1 2 3 से पूरा इन्फिनिटी तक जा सकता है। यह हमारा n यहाँ पे होल नंबर है। अब जिसे देख लेते हैं, इफ n इज इक्वल टू 0, अगर n 0 पुट करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, मीन्स 2 pi इलेक्ट्रॉन्स हो गया। मीन्स किसी मोलिक्यूल के पास, किसी कंपाउंड के पास अगर 2 pi इलेक्ट्रॉन्स है तो वह एरोमेटिक हो सकता है। मीन्स अभी तो और भी 2 कंडीशन देखना बाकी है, बट ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट कंडीशन दैट कंपाउंड विल बी मे बी एरोमेटिक। अब पाई इलेक्ट्रॉन्स किसको बोलते हैं, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स उस इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं जो या तो पाई बॉन्ड में प्रेजेंट हो या जो पाई बॉन्ड फॉर्म कर सकता हो। जो भी इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड में है उसको पाई इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, या जो इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड फॉर्म कर सकता है उसको भी पाई इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, राइट। तो पहला करने हो गया, मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स होगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होगा तो एरोमेटिक हो सकता है। इफ n इज इक्वल टू 1, n अगर 1 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 4 × 1 4, 4 + 2 6 हो जाएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स किसी के पास अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो भी एरोमेटिक हो सकता है, बट अगर किसी के पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है दैट कंपाउंड कैन नॉट बी एरोमेटिक बिकॉज दैट कंपाउंड डजंट सेटिस्फाई फर्स्ट कंडीशन ऑफ हकल प्रिंसिपल, राइट। इसलिए 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाला एरोमेटिक होगा, 6 वाला हो सकता है, 4 वाला नहीं हो सकता है। इफ n इज इक्वल टू 2, n अगर 2 रखोगे आप तो 8 हो जाएगा, 8 + 2 10 हो जाएगा, मीन्स 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इट मीन्स किसी मोलिक्यूल के पास अगर 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो एरोमेटिक नहीं हो सकता है, लेकिन अगर उसके पास 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो एरोमेटिक हो सकता है। इफ n इज इक्वल टू 3 तो कितना, 12 + 2 14 हो जाएगा, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स इफ a molecule has 14 electrons, 14 pi electrons, then that molecule may be aromatic। ओके जी, तो ये पहला कंडीशन का मतलब ये हुआ। अब सेकेंड कंडीशन देखते हैं। सेकेंड कंडीशन है कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर। कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर। देखो बाबू, कंपाउंड का शॉर्ट फॉर्म है COMPD। अब प्लेनर का मतलब क्या हुआ, कंपाउंड को प्लेनर होना चाहिए। तो प्लेनर कैसे चेक करेंगे, तो उसका सिंपल सा कंडीशन है, मैं आपको बताया हूँ प्रियोर वीडियोज़ में। किसी कंपाउंड में कार्बन का अगर हाइब्रिडेशन है, किसी एटम का हाइब्रिडेशन sp2 है तो प्लेनर होगा। sp2 हाइब्रिडाइज जो कंपाउंड होता है वो उसका प्लेनर ज्योमेट्री होता है। इसका मतलब हुआ कि जो भी हमारा एरोमेटिक कंपाउंड होगा उसके सभी एटम का हाइब्रिडेशन sp2 होगा, तभी वो प्लेनर हो सकता है। और तीसरा कंडीशन क्या, थर्ड कंडीशन है साइक्लिक डिलोकलाइजेशन। मोलिक्यूल मस्ट हैव, कंपाउंड मस्ट हैज साइक्लिक डिलोकलाइजेशन। साइक्लिक डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स कंपाउंड के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स का साइक्लिक डिलोकलाइजेशन होना चाहिए। इस साइक्लिक डिलोकलाइजेशन का मतलब क्या होता है, साइक्लिक डिलोकलाइजेशन का मतलब हुआ रेजोनेंस तो होगा ही, डिलोकलाइजेशन का मतलब रेजोनेंस तो होगा ही, लेकिन जहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन चला है वहीं पे घूम के उसको आ जाना चाहिए डिलोकलाइज होकर घूमते हुए।
तो ये तभी पॉसिबल है जब कंपाउंड साइक्लिक हो। एरोमेटिसिटी के कंडीशन में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक, बट दिस इज इनहेरेंट कंडीशन, दिस इज कवर्ड कंडीशन। अगर आपका मॉलिक्यूल साइक्लिक नहीं होगा तो उसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स का साइक्लिक डिलोकेशन कभी हो ही नहीं सकता है। सो क्लियर हो गया पहली नज़र में, अगर कोई मॉलिक्यूल साइक्लिक नहीं है तो एरोमेटिक हो ही नहीं सकता है, राइट। तो अब हकल का प्रिंसिपल यह है कि इफ ए कंपाउंड फॉलोज दीज थ्री कंडीशंस then compound will be aromatic, and aromatic compounds are very very stable। aromaticity का कंडीशन, aromaticity का मतलब होता है प्रॉपर्टीज और फिनोमेना shown by aromatic compound is called aromaticity। एरोमेटिसिटी एक बहुत बड़ा स्टेबलाइजिंग फैक्टर है, इसलिए कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक हो गया तो उसका स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है, राइट। अब यहाँ पे पहले एक दो कंपाउंड चेक कर लेते हैं, फिर मैं बता रहा हूँ कि कंपाउंड के एरोमेटिक होने से उसका स्टेबिलिटी क्यों बहुत बढ़ जाता है। ओके जी, तो चेक करते हैं हम लोग। एरोमेटिसिटी और एरोमेटिक होने का कंडीशन हम लोग पढ़ लिए, मीन्स हकल प्रिंसिपल पढ़ लिया ऑन द बेसिस ऑफ हकल प्रिंसिपल। अब हम लोग चेक करेंगे कि हमारा कौन कौन से कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन एरोमेटिक नहीं है। अब सबसे पहले बेंजीन को हम लोग चेक करते हैं अपने कि बेंजीन हमारा एरोमेटिक है कि नहीं। पहला कंडीशन, बेंजीन के पास 3 पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड से 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गया, में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। फर्स्ट कंडीशन इज ओके, राइट। सेकेंड कंडीशन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑल कार्बन ऑफ बेंजीन इज sp2। ये मैं कैसे पता किया, तो मैं सिखाया हूँ, अगर सेकेंड पीरियड के एलिमेंट के पास कोई पाई बॉन्ड नहीं है तो हाइब्रिडेशन sp3 होगा, 1 पाई बॉन्ड है तो हाइब्रिडेशन sp2 होगा, 2 पाई बॉन्ड है तो हाइब्रिडेशन sp होगा। ईच कार्बन ऑफ बेंजीन हैज 1 पाई बॉन्ड, सो हाइब्रिडेशन विल बी sp2 sp2। तो इस तरीक़ा से बेंजीन के सभी कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 हो गया, इसलिए प्लेनर भी हो गया। तीसरा कंडीशन, साइक्लिक डिलोकेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो चेक करते हैं हमारे बेंजीन के अंदर किस तरह से डिलोकेशन हो रहा है। ये हमारा बेंजीन है, अब यहाँ पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड का बोथ, चूंकि देखो यहाँ पे ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, तो मैं पढ़ाया हूँ रेजोनेंस में कि ऑल्टरनेट पोजीशन पे अगर डबल बॉन्ड होगा तो रेजोनेंस होगा, तो यहाँ पे रेजोनेंस होगा। इस पाई बॉन्ड का बोथ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर यहाँ पे आ जाएगा, अगर यहाँ पे आ गया तो यहाँ निगेटिव हो जाएगा, यहाँ निगेटिव हो गया तो चाहेगा यहाँ पॉजिटिव हो, तो इस पाई बॉन्ड का बोथ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। अब इस बॉन्ड के शिफ्टिंग से यहाँ निगेटिव आया, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, पाई बॉन्ड यहाँ फॉर्म हो जाएगा। जब यहाँ निगेटिव आएगा तो चाहेगा यहाँ पॉजिटिव होते, पाई बॉन्ड का बोथ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव, पाई बॉन्ड यहाँ फॉर्म हो जाएगा, यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव, पाई बॉन्ड यहाँ फॉर्म हो जाएगा। इस तरीक़ा से हमारे पाई इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्टिंग हो जाएगा, मीन्स डिलोकेशन होगा। और आप देख रहे हो कि दोनों ही हमारा जो स्ट्रक्चर है वो हमारे बेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकेशन पूरे मोलिक्यूल में हो रहा है। मतलब इसको हम लोग जहाँ से चले थे वहाँ पहुँच गए। इस बेंजीन में ऑल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इस तरीक़ा से घूम रहा है, मीन्स पाई इलेक्ट्रॉन्स का साइक्लिक डिलोकेशन हो रहा है, मीन्स पाई इलेक्ट्रॉन्स जहाँ से मूवमेंट शुरू किया घूमते हुए वहाँ पहुँच गया। दिस इज कॉल्ड साइक्लिक डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। इन दिस वे our benzene satisfies all 3 conditions of Huckel principle, so benzene becomes aromatic। हमारा बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। ओके जी, अब हम लोग दूसरे कंपाउंड को चेक करने जा रहे हैं। दूसरा कंपाउंड हमारा यह है, यह कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं। तो पहला कंडीशन देखते हैं, इसके पास एक पाई बॉन्ड है, मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। फर्स्ट कंडीशन ओके है, बट सेकंड कंडीशन ओके नहीं है, क्योंकि यहाँ पे sp3 कार्बन आ गया, और sp3 कार्बन आने का मतलब प्लेनर नहीं हो सकता है। जब सेकंड कंडीशन होकर नहीं तो थर्ड होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। क्यों जी, क्योंकि sp3 कार्बन रेजोनेंस करेगा नहीं तो पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकेशन होगा नहीं, इसलिए हमारा यह कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है, राइट। अब हम लोग दूसरे कंपाउंड को देखते हैं।
यह कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं? तो यह कंपाउंड हमारा एरोमेटिक नहीं है, क्योंकि पहला कंडीशन जो हमारा है, फर्स्ट कंडीशन, वो यह है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कितना होना चाहिए, 4n+2, या तो 2 होना चाहिए वरना 4 होना चाहिए वरना 6 होना चाहिए, सॉरी 2 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 10 होना चाहिए। जबकि यहाँ पे इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 4 है, इसलिए पहला ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए एरोमेटिक नहीं हो सकता है। दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि sp3 कार्बन यहाँ पे आ गया, और जब sp3 आ गया तो रेजोनेंस भी नहीं हो पाएगा, तो तीसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं होगा, इसलिए यह कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है। लेकिन इस कंपाउंड का आईयूपीएच नेम क्या होगा? तो यहाँ पे 5 कार्बन का साइकिल है और 2 डबल बॉन्ड है, तो इसका आईयूपीएच नेम होगा साइक्लोपेंटाडाइन। आप पोजीशन भी दिखा सकते हो डबल बॉन्ड का, या डायरेक्ट लिख सकते हो साइक्लोपेंटाडाइन। ओके जी। अब ये जो हमारा कंपाउंड है, इसमें अगर ऐसे मैं इसको दिखाऊं यह, और पूछूं कि ये एरोमेटिक है कि नहीं, तो देखिए ये बना कैसे। ये कंपाउंड में यहाँ पे इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन H+ बन के निकल गया होगा, हम इस बॉन्ड का बोथ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आ गया, H+ बाहर निकल गया, तब ये बनता है, तब ये बना होगा। यहाँ से H+ बाहर निकल गया, बाहर निकलने से इस कार्बन पे क्या आ गया, निगेटिव आ गया। निगेटिव का मतलब वो लोन पेयर आ गया। कैसे? क्योंकि इस बॉन्ड का 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कार्बन के पास आ गया। एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का खुद का अपना होगा और एक दूसरा हाइड्रोजन का लिया होगा, इस लोन पेयर आ गया। इस लोन पेयर की वजह से यह कंपाउंड एरोमेटिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी मैं बताया हूं कि पाई इलेक्ट्रॉन्स वह होता है जो या तो पाई बॉन्ड में प्रेजेंट हो वरना पाई बॉन्ड फॉर्म कर सकता हो। हमारा ये जो लोन पेयर है, ये पाई बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, ये लोन पेयर पाई बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। क्यों पाई बॉन्ड फॉर्म कर सकता है? तो एरोमेटिसिटी जो होता है वो स्ट्रॉन्ग स्टेबलाइजेशन फैक्टर होता है। इसलिए कोई भी कंपाउंड के पास अगर कोई ऐसा स्कोप है जिसको यूज़ करके वो अपने आप को एरोमेटिक में कन्वर्ट कर सकता है, तो वह कंपाउंड उस कंडीशन को, उस चीज़ को यूज़ करता है और अपने आप को एरोमेटिक में कन्वर्ट कर लेता है। जैसे ये कंपाउंड अपने लोन पेयर को रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं करेगा तो एरोमेटिक नहीं होगा, 2 ही पाई बॉन्ड रह जाएगा, मीन्स 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स रह जाएगा। लेकिन अगर एक कंपाउंड इस कार्बन के पास जो निगेटिव चार्ज है, जो लोन पेयर है, उसको यूज़ करके रेजोनेंस शुरू कर देगा, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 6 हो जाएगा और कंपाउंड एरोमेटिक हो जाएगा। दैट्स वाई दिस कंपाउंड uses its lone pair electron pair in delocalization of pi electrons and becomes most stable compound as aromatic compound, right? तो देखिए यह एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। पहला कंडीशन यह हो गया कि जैसे ही ये लोन पेयर को यूज करके पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा, इस कंपाउंड के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 2, 4, 6 हो जाएगा, तो पहला कंडीशन ओके हो जाएगा। दूसरा कंडीशन मैं आप सबको पढ़ाया हूँ कि अगर कोई कार्बन एनायन sp2 कार्बन से कनेक्टेड है, डबल बॉन्ड कार्बन से कनेक्टेड है, तो उसका हाइब्रिडेशन sp2 हो जाता है। इसलिए सबका हाइब्रिडेशन यहाँ पे sp2 हो गया, sp2 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 sp2, सबका हाइब्रिडेशन sp2 sp2 हो गया। इसलिए ये सबका sp2 तो प्लेनर भी हो गया। तीसरा कंडीशन साइक्लिक डिलोकलाइजेशन, तो वो देखते हैं, वो भी यहाँ पे होगा। कैसे होता है? यहाँ निगेटिव है तो ये चाहेगा इस कार्बन से पाई बॉन्ड फॉर्म करना, तो ये कार्बन से पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म करेगा? यहाँ निगेटिव है तो चाहेगा यहाँ पॉजिटिव है, तो पाई बॉन्ड का बोथ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। अगला स्टेप यह हो जाएगा, पाई बॉन्ड यहाँ फॉर्म हो गया और निगेटिव यहाँ पे आ गया। जब यहाँ निगेटिव आ गया तो चाहेगा यहाँ पॉजिटिव हो, तो इसके लिए पाई बॉन्ड का बोथ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा। निगेटिव यहाँ पे आ गया। जब यहाँ निगेटिव आ गया तो चाहेगा कि यहाँ पॉजिटिव आए, तो फिर पाई बॉन्ड का बोथ यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और इस तरीक़ा से घूमना शुरू हो जाएगा। मीन्स ये हमारे पूरे कंपाउंड में पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा? साइक्लिक डिलोकलाइजेशन शुरू हो जाता है। इस तरीक़े से तीसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई करता है। और इस कंपाउंड का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा रेजोनेंस हाइब्रिड, उसमें इस मोलेकुल में
ऑल 6 पाइलेट मीन्स पाई इलेक्ट्रॉन्स तो घूम ही रहा है, साथ में ये निगेटिव चार्ज ये भी घूम रहा है। देख लो यहाँ इसमें निगेटिव यहाँ पे है, इसमें निगेटिव यहाँ पे है, इसमें निगेटिव यहाँ पे हो गया, फिर अगले स्ट्रक्चर में निगेटिव चार्ज है हमारा कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। इस तरीक़ा से मॉलिक्यूल के अंदर निगेटिव चार्ज भी घूम रहा है। तो यही इस कंपाउंड का एक्चुअल स्ट्रक्चर हुआ। ऐसे भी रेजोनेंस करने वाले मॉलिक्यूल का एक्चुअल स्ट्रक्चर उसका रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, और हमारे एरोमेटिक कंपाउंड में रेजोनेंस मीन्स एक्सटेंसिवली होता है, मीन्स बहुत हाई लेवल का रेजोनेंस होता है, साइक्लिक डिलोक्लेशन होता है। इसलिए एरोमेटिक कंपाउंड भी अपने रेजोनेंस हाइब्रिड के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता रहता है। तो इस कंपाउंड का हुआ। अब इसका आईपीएच नेम क्या होगा, इसका नेम तो मैं बता दिया, साइक्लोपेंटाडाइन। तो इसका नेम होगा, चूंकि हम लोग यहाँ से इस कंपाउंड से 1 हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद यह बना है, हाइड्रोजन एक निकला है तब ये बना है। और मैं पढ़ाया हूँ किसी का अल्कीन से 1 हाइड्रोजन निकालोगे तो नेम होगा अल्किनाइल। तो इसका नेम हो जाएगा साइक्लोपेंटाडाइन डाइइनाइल, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनायन, राइट, वही नेम इसका भी हुआ। तो इस तरीका से कंपाउंड हमारा एरोमेटिक हो गया। नेक्स्ट, लेकिन नेक्स्ट कंपाउंड डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि एरोमेटिक कंपाउंड का स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा क्यों होता है, मीन्स विच इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल अमॉन्ग दीज 3 कंडीशंस। जो हमारे एरोमेटिक कंपाउंड के कंडीशंस है उसमें कौन फैक्टर है जिसकी वजह से एरोमेटिक कंपाउंड इतना ज़्यादा स्टेबल होता है। तो उसका कंडीशन यह है कि हमारे एरोमेटिक कंपाउंड में पाई इलेक्ट्रॉन्स का जो साइक्लिक डिलोकलाइजेशन होता है उस डिलोकलाइजेशन की वजह से एरोमेटिक कंपाउंड का स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि आपको पता है रेजोनेंस स्टेबिलिटी को इन्हांस करता है। और यहाँ पे तो रेजोनेंस बहुत हाई लेवल का होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स का साइक्लिक डिलोकलाइजेशन होता है, जहाँ पे से पाई इलेक्ट्रॉन रहता है घूम के फिर वहीं पे आ जाता है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी में काफ़ी इन्हांसमेंट होता है, राइट, दिस इज द रीज़न। अब साइंटिस्टों ने आगे चले क्या देखा कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनका स्टेबिलिटी बहुत कम है, मीन्स वो रूम टेम्परेचर पे अनस्टेबल है। तो उस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। अब एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के क्या कंडीशन है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड का सभी कंडीशन एक जैसा है, मात्र एक में डिफरेंस आता है। लगभग सभी कंडीशन एक जैसा है, एक डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में पाई इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो चलिए देखते हैं कंडीशन फॉर एंटी एरोमेटिक। कंडीशन फॉर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, इसमें पहला कंडीशन यह है कि कंपाउंड मस्ट हैज 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स। कंपाउंड मस्ट हैज 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स कंपाउंड के पास 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। वेयर n इज नेचुरल नंबर, मीन्स 1 2 3 4 इस तरह से यहाँ पे नेचुरल होगा। एज फॉर एग्जाम्पल इफ n इज इक्वल टू 1 तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। इफ n इज इक्वल टू 2 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। मीन्स जितने भी दुनिया में एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उन सबके पास 4 का मल्टीपल पाई इलेक्ट्रॉन्स हमारा रहता है, राइट। 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, इस तरह से हमारा 3 होगा तो 12 हो जाएगा। क्लियर हो गया। हमारा पहला कंडीशन है एंटी एरोमेटिक का। दूसरा कंडीशन है, दूसरा तो सेम एरोमेटिक जैसा ही है, कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर। कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर। तीसरा कंडीशन यहां भी तीसरा कंपाउंड मस्ट है साइक्लिक डिलोकलेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। कंपाउंड मस्ट हैज साइक्लिक डिलोकलाइजेशन
पाई इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स सेकेंड और थर्ड कंडीशन सेम है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एंटी एरोमेटिक जो कंपाउंड होते हैं अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर अनस्टेबल होते हैं। मीन्स 298 केल्विन जो हमारा रूम टेम्परेचर उस पर अनस्टेबल होता है। मीन्स एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बहुत बहुत कम स्टेबल, एरोमेटिक कंपाउंड वेरी वेरी हाई स्टेबल, एंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स आर वेरी वेरी लेस स्टेबल। बट व्हाई? अब मैं यहां आपको बताने जा रहा हूं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड का स्टेबिलिटी इतना कम क्यों होता है जबकि यहां भी रेजोनेंस हो रहा है। अभी मैं आपको बताया हूं कि एरोमेटिक कंपाउंड के स्टेबिलिटी के पीछे रिस्पॉन्सिबल है पाई इलेक्ट्रॉन्स का साइक्लिक डिलोकलाइजेशन, तो वो डिलोकलाइजेशन तो यहां भी हो रहा है, तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड इतना लेस स्टेबल क्यों हो जाता है? तो उसका फैक्ट यह है कि एरोमेटिक कंपाउंड जब डिलोकलाइज होता है, मीन्स एरोमेटिक कंपाउंड जब पाई इलेक्ट्रॉन्स डिलोकलाइज होते हैं तो डिलोकलाइजेशन के ड्यूरिंग हमारे इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में जाते हैं। ये पॉइंट ध्यान से सुनना आप सब। हालांकि इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी होता है और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी होता है, लेकिन वो थोड़ा एडवांस हो जाएगा अभी, इसलिए उसको नहीं बता रहा हूँ, उसका ज़रूरत भी नहीं है। बाद या किसी एक्सक्लूसिव वीडियो में उसको मैं दिखा दूंगा, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। लेकिन अभी डायरेक्टली बता रहा हूँ, जितने भी हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उनका इलेक्ट्रॉन जब डिलोकलाइज होता है तो पाई इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में इंटर करता है। बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के जाने से मोलिक्यूल के अंदर अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ता है और स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। लेकिन एंटी एरोमेटिक जो कंपाउंड्स होते हैं उनका जब पाई इलेक्ट्रॉन साइक्लिक डिलोकलाइज होता है तो वह इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में इंटर कर जाता है, जिसकी वजह से उनका स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाता है। उसके वजह से उनके अंदर रिपल्सिव फोर्स आ जाता है, मतलब जिस वजह से एरोमेटिक कंपाउंड बहुत बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है उसी वजह से एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बहुत बहुत कम स्टेबल हो जाता है। या रीजन क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन्स डिलोकलाइजेशन के ड्यूरिंग चला जाता है बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में, और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो डिलोकलाइजेशन ड्यूरिंग चला जाता है एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में। राइट, यही वजह है। अब चेक करते हैं हम लोग कौन कौन से कंपाउंड हमारे एंटी एरोमेटिक हैं, उनको देखते हैं। सबसे पहला ये कंपाउंड साइक्लोब्यूटाडाइन। इस कंपाउंड में चेक करते हैं फर्स्ट कंडीशन, इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स कितना है? 4, पहला कंडीशन ओके है। दूसरा अल्टरनेट पे सबके पास डबल बॉन्ड है, सभी कार्बन के पास, तो सबका हाइड्रोजन sp2 हो गया, sp2 sp2 sp2। इसका मतलब यह हुआ कि यह कंपाउंड हमारा प्लेनर भी हो गया, दूसरा कंडीशन भी ओके हो गया। तीसरा यहाँ पे देख रहे हो आप सबकी ऑल्टरनेट पोजीशन में डबल बॉन्ड है, ऑल्टरनेट पोजीशन में डबल बॉन्ड का मतलब हुआ रेजोनेंस होगा, ए पाई बॉन्ड का बोथ यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, तो यहाँ नेगेटिव आ गया तो चाहे यहाँ पॉजिटिव हो तो ये दोनों यहाँ शिफ्ट हो जाता है, तो यहाँ हो गया पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव पाई बॉन्ड यहाँ फॉर्म हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव हुआ और यहाँ पॉजिटिव तो पाई बॉन्ड यहाँ फॉर्म हो जाएगा। मीन्स अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये हो जाता है। तो इस तरीक़ा से आप देख रहे हो कि रेजोनेंस भी हो रहा है और इनका रेजोनेंस हाइब्रिड यह होगा, पूरे मोलिक्यूल में पाई इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा है, यह इनका रेजोनेंस हाइब्रिड भी हुआ। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड भी एरोमेटिक जैसा ही रेजोनेंस हाइब्रिड में ही एग्जिस्ट करता है, लेकिन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बहुत बहुत कम स्टेबल होता है, क्योंकि इस कंपाउंड के में पाई इलेक्ट्रॉन्स का जो डिलोकलाइजेशन होता है, इस डिलोकलाइजेशन के ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में इंटर कर जाता है। राइट, जो मैं आपको पढ़ाया हूँ सिग्मा स्ट्रिक एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन चला जाता है, और जब कंपाउंड एरोमेटिक होता है तो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन चला जाता है, जिसकी वजह से हमारा जिसकी वजह से स्टेबिलिटी में फर्क आ जाता है। ओके, तो यह कंपाउंड हमारा एंटी एरोमेटिक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, यह कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है कि नहीं? तो पहला कंडीशन हो गया 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है,
दूसरा ओके नहीं है क्योंकि इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3 है और sp3 होने का मतलब हुआ प्लेनर नहीं हो सकता है। जब प्लेनर नहीं होगा तो साइक्लिक डिलोक्लाइजेशन होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, इसलिए तीसरा भी कंडीशन ओके नहीं है। मीन्स यह कंपाउंड एंटी एरोमेटिक नहीं है। लेकिन जैसे ही इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आएगा यह बन जाएगा एंटी एरोमेटिक, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स का पहला कंडीशन ओके हो गया, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गया। दूसरा भी अब ओके हो जाएगा क्योंकि सबका हाइब्रिडेशन sp2 हो जाएगा। sp2 होते ही मोलेकुल हमारा प्लेनर हो गया। तीसरा भी ओके है क्योंकि अल्टरनेट पोजीशन डबल बॉन्ड है, पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस कर सकता है। देखो कैसे करेगा। यहाँ पॉजिटिव है तो चाहे क्या है नेगेटिव हो, तो पाई बॉन्ड का बोथ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। अगला स्ट्रक्चर यह हो गया। यहाँ आया पाई बॉन्ड का बोथ इलेक्ट्रॉन से शिफ्ट होगा। यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, पाई बॉन्ड यहाँ फॉर्म हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरीक़े से पूरे मॉलिक्यूल में पाई इलेक्ट्रॉन्स भी घूमेगा और पॉजिटिव चार्ज भी घूमेगा। तो इस कंपाउंड का जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा इसको हम लोग ऐसे शो करेंगे। पूरे मॉलिक्यूल में पाई इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा है, साथ में पॉजिटिव चार्ज भी घूम रहा है। तो यह हमारा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हुआ। इसका नाम होगा साइक्लोपेंटाडाइइनाइल कटायन। साइक्लोपेंटाडाइइनाइल कटायन इसका नाम होगा। साइक्लोपेंटाडाइइनाइल कटायन। डबल बॉन्ड का पोजीशन दे सकते हो, देने की जरूरत भी नहीं, छोड़ भी सकते हो। इसका नाम होगा साइक्लोपेंटाडाइन। ओके। अब क्या है, कुछ कंपाउंड ऐसा होता है जो न एरोमेटिक का कंडीशन सेटिस्फाई करता है न एंटी एरोमेटिक करता है, तो उस कंपाउंड को हम बोलते हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स आर नाइदर एरोमेटिक नॉर एंटी एरोमेटिक। न एरोमेटिक होता है न एंटी एरोमेटिक होता है, दोनों में से किसी भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि नॉन एरोमेटिक है। इसलिए हमारा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड जो स्टेबिलिटी होता है वो एरोमेटिक से कम होता है और एंटी एरोमेटिक से ज़्यादा होता है। स्टेबिलिटी एंटी एरोमेटिक से ज़्यादा होगा हमारे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड का स्टेबिलिटी, और इससे ज़्यादा होगा एरोमेटिक कंपाउंड का स्टेबिलिटी। राइट। अब एक एग्जांपल है, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है हमारा, तो यह कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है, एरोमेटिक का भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है और एंटी एरोमेटिक का भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक को दोनों में प्लेनर होना जरूरी है, जबकि इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3 है। तो एरोमेटिक एंटी कोई नहीं है तो क्या है, नॉन एरोमेटिक हो गया। दूसरी बात, जितना भी ओपन चेन कंपाउंड होगा सब के सब नॉन एरोमेटिक होगा, क्योंकि हमारा एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक ओपन चेन हो ही नहीं सकता है, साइक्लिक ही होगा। इसलिए कोई भी कंपाउंड है इस तरह से ये हमारा नॉन एरोमेटिक होगा। यह कंपाउंड हमारा एरोमेटिक भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3 है। एंटी एरोमेटिक भी नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका हाइब्रिडेशन sp3 होने का भी नहीं हुआ, प्लेनर नहीं होगा, तो ये कंपाउंड होता है नॉन एरोमेटिक। राइट। अब इतना हम सब पढ़ लिए हैं कि एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक को आराम से पहचान सकते हैं। तो अब मैं कुछ
इंपॉर्टेंट कंपाउंड डिस्कस कर रहा हूँ, जो उसके बारे में बताऊंगा कि एरोमेटिक होगा, कि एंटी एरोमेटिक होगा, कि नॉन एरोमेटिक होगा। ओके, some important aromatic, anti-aromatic and non-aromatic compounds यह कंपाउंड हमारा एरोमेटिक नहीं हो सकता है, क्योंकि यह कार्बन का हाइड्रोजन sp3, इसका भी sp3 हो गया। न एरोमेटिक होगा, न एंटी एरोमेटिक होगा, तो क्या होगा, यह नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होगा। सिंपल पहचान यही है, राइट। यह कंपाउंड हमारा देखते हैं क्या है। इस कंपाउंड के पास पाई इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। पहला कंडीशन ओके हो गया एरोमेटिक का। दूसरा कंडीशन देखते हैं, सबका हाइब्रिडेशन sp2 है, दूसरा भी ओके हो गया, प्लेनर भी हो गया। तीसरा ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो रेजोनेंस भी होगा। और इसका एक स्ट्रक्चर में दिखा भी दे रहा हूँ, यहाँ पॉजिटिव है तो चाहेगा कि यहाँ निगेटिव हो, तो पाई बॉन्ड का बोथ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर यहाँ पे आएगा, और इस तरीका से यह कंपाउंड हमारा रेजोनेंस भी करेगा। मीन्स साइक्लिक डीलोकलाइजेशन भी यहाँ पे होगा, राइट। और इस तरीका से आप इसे घुमा सकते हो। मीन्स तीसरा कंडीशन भी क्या हो गया, ओके हो गया। यह कंपाउंड का जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा वो इस तरीका का होगा। इसमें पूरे मोलिक्यूल्स में पाई इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहा है, साथ में पॉजिटिव चार्ज भी रिवॉल्व होगा, राइट। तो यह हमारा क्या बन गया जी, एरोमेटिक। इस कंपाउंड का क्या नेम होगा, 7 कार्बन है इसमें, तो साइक्लोहेप्टाइड ट्राई इनाइल कटायन, राइट। नेक्स्ट, आप इस चीज को ध्यान से समझो। ये हमारा बेंजीन रिंग है, इसके सभी कार्बन पे एक हाइड्रोजन है। अगर यह बॉन्ड ब्रेक होता है किसी भी तरीका से, यह बॉन्ड का बोथ इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ से जाए, या बॉन्ड का बोथ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन छोड़कर जाए, या एक इलेक्ट्रॉन लेकर जाए, एक इलेक्ट्रॉन छोड़कर जाए, ऑल केसेस में इस पाई बॉन्ड के बेंजीन रिंग के अंदर के पाई बॉन्ड पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। यह बॉन्ड अगर इस तरह से ब्रेक होगा, बॉन्ड का बोथ इलेक्ट्रॉन लेकर हाइड्रोजन जाएगा, तो इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर H+ यहाँ से निकलेगा, H- निकलेगा, बॉन्ड का बोथ इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा, तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। अगर यह H+ के फॉर्म में बाहर निकलेगा, मीन्स बॉन्ड के बोथ इलेक्ट्रॉन को छोड़ के यहाँ पे निकलेगा, तो इस कार्बन पे निगेटिव आ जाएगा। अगर ये बॉन्ड ऐसा ब्रेक हुआ कि हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया, कार्बन के इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास रह गया, मीन्स हाइड्रोजन फिर रेडिकल यहाँ से निकल गया, तो बेंजीन फिर रेडिकल बन जाएगा। ये तीनों ही केसेस में बेंजीन रिंग के पाई बॉन्ड का कोई इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। ये तो सिग्मा बॉन्ड के ब्रेक होने से सब डेवलप हुआ, इसलिए ये भी एरोमेटिक है, बेंजीन तो हमारा एरोमेटिक है ही। These 3 compounds are still aromatic, ये भी एरोमेटिक ही होगा, एरोमेटिक ही रहेगा। क्यों?
क्योंकि एरोमेटिसिटी एक बहुत बड़ा स्टेबलाइजिंग फैक्टर है, इसलिए कोई भी मॉलिक्यूल नहीं चाहता है कि उसका एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो अगर पॉसिबल है तो। इसलिए यह पॉजिटिव चार्ज ऐसे ही रह जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि यहाँ पॉजिटिव है तो ये कंपाउंड अपने पाई इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट करके यहाँ निगेटिव करके यहाँ पाई बॉन्ड फॉर्म कर दिया, ये संभव नहीं है। क्यों जी, क्यों संभव नहीं है? तो साइकिल में लगातार पाई बॉन्ड फॉर्म नहीं होता है, ऐसा कोई नहीं लिख सकता है मीन से पाई बॉन्ड शिफ्ट करा करके तुम ये स्ट्रक्चर नहीं राइट कर सकते हो आप सब, क्योंकि ये नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे साइक्लिक कंपाउंड में लगातार कार्बन पे पाई बॉन्ड नहीं हो सकता है। वैसे होने पे हाइब्रिडेशन कार्बन के sp हो जाएगा, और sp हाइब्रिडेशन होने का मतलब यह हुआ कि बॉन्ड एंगल 180 हो जाएगा, में साइकिल ब्रस्ट कर जाएगा, इसलिए वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए सही रहेगा। यहाँ निगेटिव है, यह 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन के अंदर है। यह निगेटिव चार्ज जैसे ही कार्बन पे रहेगा रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि अगर पार्टिसिपेट कर दिया तो पहले से 6 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 अंदर आ जाएगा तो 8 हो जाएगा। मिस कंपाउंड एरोमेटिक के बदले क्या बन जाएगा? एंटी एरोमेटिक, इसलिए यहाँ भी नहीं होगा। और यहाँ भी सेम कहानी है, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन से रेजोनेंस कर रहा है और एक कंपाउंड एरोमेटिक है। अगर इस अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को रेजोनेंस में इन्वॉल्व कर देगा ये कंपाउंड, तो इसके अंदर भी 7 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, फिर वो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं रहेगा। इसलिए यह कंपाउंड अपने एरोमेटिसिटी को रिटेन रखता है, और जो सिग्मा बॉन्ड के ब्रेक होने से निगेटिव या पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है वो एज इट इज रहता है, वह पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं करता है। राइट, इस बात को दिमाग में आप सब रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा बच्चा कंफ्यूज रहता है इसमें। हाँ, ये अलग बात है कि ये सब जितने भी हमारे एरोमेटिक कंपाउंड है उनका स्टेबिलिटी बेंजीन के कंपैरिजन में बहुत कम होता है, क्योंकि इनके पास फ्री रेडिकल है, दूसरा कोई फ्री रेडिकल अटैक कर सकता है, इनके पास नेगेटिव है, कोई पॉजिटिव वाला अटैक करके बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, इनके पास पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव वाला अटैक करके बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, लेकिन हमारे बेंजीन पे कोई चार्ज नहीं रहता है, इसलिए किसी दूसरे के अटैक का चांस बहुत बहुत कम होता है। ओके जी। अब हम लोग कुछ एक्सेप्शनल कंपाउंड डिस्कस कर रहे हैं। जैसे हमारा यह इसका नाम है साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। आप नंबरिंग भी कर सकते हो, लेकिन सब लगातार है इसलिए करने कोई मतलब नहीं है। यह कंपाउंड को चेक करते हैं क्या है। पहले 2 4 6 8 पाई इलेक्ट्रॉन 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, एंटी एरोमेटिक का पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा, सबका हाइब्रिडेशन sp2 है, एंटी एरोमेटिक होने का दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई कर दिया। तीसरा, ऑल्टरनेट पोजिशन पर डबल बॉन्ड है तो रेजोनेंस भी होगा, साइक्लिक डिलोक्लेशन भी होगा, और इस तरीका से यह कंपाउंड एंटी एरोमेटिक हो गया। लेकिन एक्सपेरिमेंटली इसको ऑब्जर्व किया गया है, एक्सेप्शनल कंपाउंड है, मैं आपको बता दे रहा हूं, आपको याद रखना होगा। एक्सपेरिमेंटली यह कंपाउंड को देखा गया तो पता चला कि यह कंपाउंड प्लेनर स्ट्रक्चर में रहता ही नहीं है, एक टब शेप में होता है। टब शेप मतलब गाय का नाद देखो ना, टब, इसको नाद बोलते हैं। देख रहे हो, टब। जिस तरह से गाय का नाद रहता है इस तरीका से नीचे बेस है, ऊपर दोनों से उठा रहता है जिसमें गाय दाना खाती है, ये टब शेप में रहता है। टब से प्लेनर है ही नहीं, क्योंकि टब का जो बेस रहता है वो नीचे फर्श पे रहता है, मतलब प्लेनर रहता है, दोनों से उठा रहता है, इसलिए टब के शेप में जो कंपाउंड होगा वो एक प्लेन में रह ही नहीं सकता है, वो तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में भी रहेगा, वर्टिकल प्लेन में भी रहेगा। और जब हमारा कंपाउंड प्लेनर ही नहीं है तो एंटी एरोमेटिक होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, इसलिए यह कंपाउंड एक्सेप्शनली क्या बन जाता है जी? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। याद रखना, क्योंकि यह नॉन प्लेनर होता है।
दूसरा एग्जाम्पल, इस कंपाउंड को गौर से देखो आप सब। इसका आईयूपीएसी नेम होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल कार्बन अल्टरनेट में डबल बॉन्ड है, तो डायरेक्टली इसका नेम बोल सकते हो साइक्लो डेका पेंटा इन, साइक्लो डेका पेंटाइन, राइट। इस कंपाउंड में क्या है, ये कंपाउंड भी हमारा पहला कंडीशन 2 4 6 8 10 पाई मीन्स एरोमेटिक का पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, 10 इलेक्ट्रॉन्स है। दूसरा कंडीशन सबके पास एक एक डबल पाई बॉन्ड है, मीन्स sp2 हाइब्रिडेशन होगा, दूसरा कंडीशन भी ओके है। तीसरा ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, इसलिए रेजोनेंस भी होगा, तीसरा कंडीशन भी ओके। और इस तरीका से बन गया यह एरोमेटिक। लेकिन ये भी एरोमेटिक नहीं होता है, क्यों जी? तो इसका रीजन यह है, ये जो कार्बन देख रहे हो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाता है, इतना करीब आ जाता है कि इनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेडिक हिंड्रेंस होने लगता है, जिसको हम लोग ट्रांस न्यूक्लियर हाइड्रोजन बोलते हैं। इनके बीच में स्टेडिक हिंड्रेंस लगने लगता है, स्टेडिक हिंड्रेंस, स्ट्रॉन्ग स्टेडिक हिंड्रेंस। इनको ट्रांस न्यूक्लियर हाइड्रोजन भी कहा जाता है। इनके बीच में स्ट्रॉन्ग स्टेडिक हिंड्रेंस लगने लगता है। अब इस स्टेडिक हिंड्रेंस की वजह से मैं आपको पहले भी बताया हूं कि हाइड्रोजन स्टेडिक हिंड्रेंस से राइट है कि वो ग्रुप के साइज पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर दो ग्रुप का साइज अगर बहुत छोटा भी हो, लेकिन अगर वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब अगर आ जाते हैं, एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं, एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं, तो वहाँ भी स्टेडिक हिंड्रेंस बहुत स्ट्रॉन्ग डेवलप हो जाता है। जैसे यहाँ पे हमारा, यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे काफ़ी करीब आ जाता है, जिसकी वजह से एक दूसरे का न्यूक्लियस एक दूसरे को रिपेल करने लगता है, और जिसकी वजह से स्टेडिक हिंड्रेंस मीन्स रिपल्सिव फोर्स काफ़ी डेवलप हो जाता है। अब रिपल्सिव फोर्स की वजह से मोलिक्यूल का स्टेबिलिटी बहुत कम हो जाता है। रिपल्सिव फोर्स हमेशा मोलिक्यूल का स्टेबिलिटी को डिक्रीज करता है। तब क्या उपाय है? तो इस मोलिक्यूल की स्टेबिलिटी को बढ़ाने का एक और एक ही उपाय है, और वह है कि दोनों हाइड्रोजन के बीच का जो स्टेडिक हिंड्रेंस है उसको मिनिमाइज किया जाए, कम किया जाए। लेकिन ये कैसे कम होगा? स्टेडिक हिंड्रेंस कम करने का दो तरीका है। एक, ग्रुप के बीच का डिस्टेंस बढ़ा दो, या ग्रुप के साइज को छोटा कर दो। तो ग्रुप के साइज तो छोटा कर नहीं सकते हो, क्योंकि हाइड्रोजन को आप बदल नहीं सकते हो। तो क्या कर सकते हो? उनके बीच के डिस्टेंस को बढ़ा सकते हो। अब मोलिक्यूल रहता है कि मोलिक्यूल अभी प्लेनर है, मीन से दोनों कार्बन जो देख रहे हो, ए और ए कार्बन, दोनों कार्बन यहीं पे, एक कार्बन मान लो यहाँ, एक कार्बन यहाँ पे है, प्लेनर है। अब मोलिक्यूल अपने स्टेबिलिटी को बढ़ाना चाहता है, तो क्या करता है? दोनों हाइड्रोजन के बीच का डिस्टेंस को बढ़ाना चाहता है, वो मोलिक्यूल ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाता, उठ जाता है। मीन्स ये कार्बन रह गया बोर्ड पे ही, और ये वाला कार्बन बोर्ड से ऊपर उठ गया। अब ऐसा होने की वजह से दोनों हाइड्रोजन के बीच का डिस्टेंस तो बढ़ गया, स्टेडिक हिंड्रेंस तो घट गया, स्टेबिलिटी बढ़ गया, बट मोलिक्यूल का प्लेनरिटी लॉस्ट हो गया। मीन्स मोलिक्यूल प्लेनर नहीं रहता है, इसका प्लेनरिटी लॉस्ट हो गया, is lost for minimizing static hindrance। static hindrance को मिनिमाइज करने के लिए मोलिक्यूल अपना प्लेनरिटी लॉस्ट कर देता है, जिसकी वजह से जब मोलिक्यूल प्लेनर ही नहीं होगा तो फिर न एरोमेटिक हो सकता है, न एंटी एरोमेटिक हो सकता है। इसी वजह से यह एरोमेटिक नहीं हुआ, यह क्या बन गया? नॉन एरोमेटिक। तो याद रखना आप सब, यह दो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सेप्शनल एग्जाम्पल है। ओके, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जाम्पल देखते हैं।
देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं पहले ही बताया हूं कि अगर कोई कंपाउंड के अंदर एरोमेटिक होने का कोई भी कंडीशन अगर है तो वह कंपाउंड उस कंडीशन को यूज़ करेगा, अपने आप को एरोमेटिक बना लेगा। जैसे इसको देखते हैं, टोटल सबसे पहला पाई इलेक्ट्रॉन्स था 2 4 6। ये जो पाई बॉन्ड है, अगर इस पाई बॉन्ड का बोथ इलेक्ट्रॉन अंदर चला जाएगा तो अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स 8 हो जाएगा, कंपाउंड एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। अगर ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन्स बाहर रहेगा, इसी कारण पास रहेगा, तो कंपाउंड एरोमेटिक रहेगा। तो कंपाउंड ऐसा ही करता है। कंपाउंड जब रेजोनेंस करता है तो इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं करता और पाई इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 2 3 मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 2 4 6 ही रह जाता है और एक कंपाउंड हमारा एरोमेटिक में आता है। राइट, देखिए पहला कंडीशन ओके है, दूसरा भी ओके। सबका हाइब्रिडेशन क्या है, sp2 है। यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन से यहाँ शिफ्ट हो जाता है, रेजोनेंस करता है। तो पहला कंडीशन ओके, पाई इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 2 4 6। दूसरा कंडीशन ओके, सबका हाइब्रिडेशन sp2 रहता है। तीसरा कंडीशन, जब रेजोनेंस होता है तो यह कार्बन पाई इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ शिफ्ट कर लेता है, इसकी वजह से यहाँ पॉजिटिव आ गया। जब यहाँ पॉजिटिव आ गया तो ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके यहाँ पे आ जाता है और अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यह हो जाता है। राइट, तो इस तरीक़ा से एक कंपाउंड हमारा एरोमेटिक हो जाता है और एक कंपाउंड को हम लोग इस तरीक़े से दिखाते भी हैं कि एरोमेटिक के फॉर्म में कंपाउंड ऐसे रहता है, बाहर नेगेटिव और पूरे कंपाउंड में घूमते रहता है, पाई इलेक्ट्रॉन से साथ में पॉजिटिव चार्ज भी घूमते रहता है। अंदर पॉजिटिव चार्ज घूम रहा है और इस कारण पे इस पे नेगेटिव रहता है। क्यों? क्योंकि इस पाई इलेक्ट्रॉन्स को अगर कंपाउंड अंदर कर लेगा तो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, इसलिए वो बाहर रखता है। और एक कंपाउंड हमारा क्या होता है जी, एरोमेटिक। सिमिलर वे में यह कंपाउंड भी हमारा एरोमेटिक होगा। यहाँ तो ऑक्सीजन ही है, ऑक्सीजन कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पाई इलेक्ट्रॉन को हमेशा खींच कर अपने तरफ ही रखता है, इसलिए हमेशा यहाँ पॉजिटिव चार्ज ही रहता है। तो यह कंपाउंड एरोमेटिक होगा ही। 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गया, ये पाई इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन की तरफ ही रहेगा। सबका हाइब्रिडेशन sp2 है क्योंकि ये सब पाई बॉन्ड है सबके पास और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहता है, या यहाँ पे तो एक पाई बॉन्ड दिख ही रहा है आपको। तो सबका हाइब्रिडेशन sp2 है, इसलिए कंपाउंड प्लेनर भी हो गया। और तीसरा कंडीशन, यहाँ रेजोनेंस भी होगा, साइक्लिक डिलोकुलेशन होगा। रेजोनेंस कैसे होगा उसका स्ट्रक्चर दिखा दे रहा हूँ। पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींच लिया हमारा यह ऑक्सीजन, यहाँ आ गया पॉजिटिव, तो ये चाहेगा कि यहाँ निगेटिव हो तो पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा और अगला स्ट्रक्चर यह होगा O-, यहाँ आ गया हमारा प्लस। राइट, तो ये भी कंपाउंड में वही इसी तरह से है, एरोमेटिक ये भी हो गया। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड इस तरह से दिखाएंगे हम लोग। या माइनस अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स भी घूम रहा है, साथ में पॉजिटिव चार्ज भी घूम रहा है। ओके जी, अब हम लोग इस कंपाउंड को देखते हैं। ये हमारा पायरिडीन है, पायरिडीन ये रिनाउंड बेस भी है पायरिडीन। पायरिडीन हमारा एरोमेटिक है कि नहीं, तो पहला कंडीशन 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, पायरिडीन 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। पायरिडीन में नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं करता है, अगर कर देगा तो यह पायरिडीन एरोमेटिक रहेगा ही नहीं, क्योंकि 2 4 6 पहले से पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये 2 और डाल देगा तो 8 हो जाएगा, इसलिए पायरिडीन का नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं करता है। दूसरा कंडीशन, सबके पास एक पाई बॉन्ड है तो सबका हाइब्रिडेशन sp2 होगा, तो प्लेनर भी हो गया। और तीसरा कंडीशन, अल्टरनेट पोजिशन डबल बॉन्ड है तो रेजोनेंस भी होते रहता है, इसलिए हमारा पायरिडीन क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है।
अब दूसरा पायरोल, पायरोल इस कंपाउंड देखते हैं। पहली नजर में देखेंगे तो इसमें दिखेगा कि नाइट्रोजन के पास कोई पाई बॉन्ड नहीं है, तो नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन sp3 यहां पे होगा, लेकिन नहीं, यह कंपाउंड अगर अपने इस नाइट्रोजन के लोन पेयर को रेजोनेंस में इन्वॉल्व कर दे तो कंपाउंड के पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आते ही ये कंपाउंड एरोमेटिक बन जाएगा। और मैं आपको सबको बताया हूं कि किसी कंपाउंड के पास अगर एरोमेटिक में अपने आप को कन्वर्ट करने का कोई भी स्कोप होगा तो कंपाउंड विल यूटिलाइज दैट और अपने आप को एरोमेटिक में कन्वर्ट कर लेगा। इसलिए यहाँ भी पायरोल अपने नाइट्रोजन के लोन पेयर को रेजोनेंस में इन्वॉल्व करके, एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व करके अपने आप को एरोमेटिक बना लेता है। और कैसे करता है उसको देखिए आप सब। यह लोन पेयर डोनेट होकर के नाइट्रोजन कार्बन बॉन्ड फॉर्म करना चाहता है, इसलिए कार्बन का वो पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अगला स्ट्रक्चर इस तरीका से हो जाता है। यहाँ पे निगेटिव आ गया, नाइट्रोजन पॉजिटिव आ गया। तो इस तरीका से जैसे ही नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है वैसे ही कंपाउंड के अंदर 2, 4, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाता है और हमारा कंपाउंड कंडीशन सेटिस्फाई करता है। पहला कंडीशन एरोमेटिक कंपाउंड का, दूसरा कंडीशन है सबका हाइब्रिडेशन sp2 हो गया तो प्लेनर भी हो गया, तीसरा पाई इलेक्ट्रॉन्स का साइक्लिक डिलोकेशन शुरू हो गया तो एरोमेटिक हो गया। और इस तरीके से पायरोल हमारा एरोमेटिक कंपाउंड होता है। ओके जी, आप सब याद रखना, कोई पूछेगा पायरोल में नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन क्या है तो ये sp2 है। ओके, क्योंकि यह एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व रहता है इसलिए नाइट्रोजन अपने लोन पेयर से पाई बॉन्ड फॉर्म करते रहता है। ओके जी, इसके बाद हमारा दूसरा इसी तरह कंपाउंड फ्यूरान। फ्यूरान, ये फ्यूरान है। फ्यूरान में भी सेम कहानी है। हमारे फ्यूरान के ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, लेकिन 2 लोन पेयर का एक ही लोन पेयर की जरूरत है। फ्यूरान करता क्या है कि अपने इस लोन पेयर को रेजोनेंस में इन्वॉल्व कर देता है, इसलिए पाई इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 2, 4, 6 हो जाता है और कंपाउंड क्या बन जाता है, एरोमेटिक। उस तरह से थियोफीन, सल्फर, यहां भी सल्फर के पास 2 लोन पेयर है लेकिन एक ही लोन पेयर की जरूरत है। यहाँ भी सल्फर भी अपने एक लोन पेयर को, ये मोलिक्यूल अपने सल्फर के एक लोन पेयर को रेजोनेंस में इन्वॉल्व कर देता है, इसलिए पाई इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 2, 4, 6 हो जाता है और कंपाउंड क्या बन जाता है, एरोमेटिक। कोई भी कंपाउंड को अपने आप को एरोमेटिक में कन्वर्ट करने का कोई भी स्कोप होगा तो उसको यूज़ करेगा, एरोमेटिक में कन्वर्ट कर लेगा। ओके जी, इस तरीका से कंपाउंड हुआ। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट, यह कंपाउंड हमारा एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, तो ये नॉन है क्योंकि इसका हाइब्रिडेशन क्या है, sp3 है यहाँ पे, तो ये हमारा नॉन एरोमेटिक है, राइट। लेकिन जैसे ही हम लोग अब यहाँ पॉजिटिव कर देंगे तब भी ये नन ही रहेगा क्योंकि इस कार्बन का हाइब्रिडेशन अभी भी sp3 है। लेकिन जैसे ही हम लोग ये दोनों पे पॉजिटिव कर देंगे, ए बन जाएगा एरोमेटिक क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कितना हो गया जी, 2, पहला कंडीशन हो गया। दूसरा, सबका हाइब्रिडेशन sp2 हो गया तो प्लेनर हो गया। और तीसरा, हमारा पॉजिटिव चार्ज हमारे पाई बॉन्डेड कार्बन से कनेक्टेड है तो रेजोनेंस भी होगा, देख लो कैसे होगा। तीसरा कंडीशन भी ओके होगा। यहाँ पे कैसे हुआ, यहाँ पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। अगला स्ट्रक्चर यह होगा, यहाँ पॉजिटिव है तो चाहेगा यहाँ निगेटिव हो तो पाई बॉन्ड का बोथ यहाँ पे आ गया, यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव तो पाई बॉन्ड यहाँ फॉर्म हो गया। अगला स्ट्रक्चर यह हो गया, राइट। फिर जब यहाँ पे आ गया तो पॉजिटिव यहाँ पे तो चाहेगा यहाँ पे निगेटिव हो तो पाई बॉन्ड का बोथ यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव पाई बॉन्ड यहाँ फॉर्म हो जाएगा और पॉजिटिव यहाँ हो जाएगा। इस तरीक़ा से जब फिर यहाँ पे पॉजिटिव तो चाहेगा यहाँ निगेटिव हो तो पाई बॉन्ड का बोथ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव पाई बॉन्ड यहाँ फॉर्म हो जाएगा।
अब यहाँ पॉजिटिव है तो चाहेगा यहाँ नेगेटिव हो तो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव पाई बॉन्ड यहाँ फॉर्म हो जाएगा, मीन्स यहीं पे जहाँ से चले हो वहाँ पहुँच जाओगे। तो इस तरीके से आप देख रहे हो पूरे कंपाउंड में पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ पॉजिटिव चार्ज का भी डिलोकेलाइजेशन हो रहा है और एक कंपाउंड हमारा बन गया एरोमेटिक। इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा है और साथ में 2 पॉजिटिव चार्ज घूम रहा है। हो गया जी। इसी तरीका से जब हमारा ए रहेगा और यहाँ पे 2 एक निगेटिव होगा तो नॉन sp3 कार्बन हो गया तो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, राइट। दो निगेटिव हो जाएगा तो एरोमेटिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 2 4 2 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गया। पूरे कंपाउंड में पाई इलेक्ट्रॉन्स भी घूमेगा, साथ में नेगेटिव चार्ज भी घूमेगा। इसका रेजोनेंस हैबिलिटी इस तरीका से होगा, मीन्स पाई इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा है और साथ में 2 निगेटिव भी घूम रहा है। ये हमारा एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। तो इस तरीका से एरोमेटिक और एरोमेटिक को आप आराम से पहचान सकते हो। ओके, अब मैं कुछ स्पेशल कंपाउंड जो जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे हमारा ये कंपाउंड और यहां बोलेगा कि हाइड्रस AlCl3 से रिएक्शन कराया जा रहा है। पूछेगा कि एनहाइड्रस AlCl3 से रिएक्शन कराने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो एरोमेटिक हुआ कि नॉन एरोमेटिक हुआ कि एंटी एरोमेटिक हुआ, क्या होगा? तो आप सब समझ लो। एनहाइड्रस एल से एनहाइड्रस का मतलब इसमें पानी नहीं हो। AlCl3 लेविस एसिड होता है और आप सबको मैं पढ़ाया हूँ एसिड लेविस एसिड क्या करता है? इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं देगा तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन होगा उसी को लेकर चल देगा। इसलिए AlCl3 अटैक करता है Cl पे, बोलता है चलो, तो ये Cl यहाँ से बॉन्ड की बोथ इलेक्ट्रॉन लेकर चल देता है। दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर Cl चला गया। जब दोनों इलेक्ट्रॉन Cl लेकर चला गया तो क्या बचेगा बाबू? यह बचेगा, राइट। और ये तो अभी मैं पढ़ाया हूं कि एरोमेटिक कंपाउंड होता है, तो ऐसे आपको समझना होगा। अब मान लो इस तरह कंपाउंड है, आपसे पूछेगा पहले कि बताओ एरोमेटिक है कि नहीं, तो देखो कैसे 2 4 यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन है। अब 2 पाई इलेक्ट्रॉन और आ जाए तो ये एरोमेटिक हो जाएगा। तो आपको तो पता है ऑक्सीजन तो अपना देगा नहीं, ऑक्सीजन तो हमेशा पाई इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच कर रखेगा क्योंकि ऑक्सीजन कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लेकिन कार्बन ने दे सकता है, तो इस कार्बन का 2 इलेक्ट्रॉन अंदर चला जाएगा और इस दोनों का बाहर ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 2 4 6 हो जाएगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आने से इसका भी हाइब्रिडेशन sp2 हो जाएगा और ये कंपाउंड हमारा क्या रहता है? एरोमेटिक ही रहता है। याद रखिए यह कंपाउंड एरोमेटिक है। या माइनस या प्लस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? पाई बॉन्ड फॉर्मेशन दिखा सकते हो। तो ये कंपाउंड एरोमेटिक है। अब लेकिन आपसे पूछता है कि इस कंपाउंड को अगर हम लोग सोडियम हाइड्राइड से रिएक्ट कराएं, जो सोडियम हाइड्राइड में Na+ होता है और H-, तो क्या होगा? तो क्लियर सी बात है, ये तो आपका इस फॉर्म में चला गया तो सोडियम प्लस लग जाएगा O- में और H- लग जाएगा CH2+ में। तो क्या बन जाएगा यह बाबू? सॉरी, राइट, ये हो जाएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि इस कंपाउंड को SbCl5 से रिएक्ट कराओगे तो क्या होगा? तो एंटीमोनी पेंटाक्लोराइड जो होता है वो Cl- एक्सट्रैक्ट करता है कहीं से।
Cl माइनस जब एक्सट्रैक्ट करेगा, यहाँ से निकालेगा, तो क्या बन जाएगा यह एरोमेटिक कंपाउंड। Cl माइनस निकल जाएगा तो प्लस यहाँ पे आ जाएगा, यह SbCl6 माइनस हो जाएगा, तो एरोमेटिक बन गया। तो इस तरीक़ा से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस को इन्वॉल्व करके आपसे पूछता है, तो पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने वाला जो बच्चा पढ़ लिया है उसको समझ में आ जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट उसी तरह का रहा था। जैसे मान लो इस तरह से क्वेश्चन आपसे दे सकता है, बोलेगा कि HClO4 से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा। तो HClO4 एसिड है, एसिड H प्लस देता है, H प्लस जाकर किस पे अटैक करेगा जी, ऑक्सीजन पे, क्योंकि ऑक्सीजन तो आपको पता है ये तो हमेशा पाई इलेक्ट्रॉन से खींच के रखता है अपने तरफ, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड है। यहाँ पे O माइनस H प्लस आके यहाँ पे लग जाएगा, तो H हो जाएगा। और इस पूरे कंपाउंड में पाई इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, साथ में पॉजिटिव चार्ज घूमता है, तो पॉजिटिव चार्ज घूमता है तो कटायन है, तो HClO4 से H प्लस निकल जाएगा तो एनायन बन जाएगा यह, तो ClO4 माइनस इसके साथ एसोसिएट हो जाता है, ये फॉर्म हो जाएगा, राइट। इस तरीका से एरोमेटिक कंपाउंड का कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, राइट। एक और क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इस दोनों कंपाउंड में जब हम लोग सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन कराएंगे, आप समझ लो सिल्वर नाइट्रेट जो होता है वो किसी भी उस कंपाउंड से रिएक्शन करता है जो Br माइनस दे सकता है या X माइनस दे सकता है, उसके Br माइनस X माइनस से AgBr AgCl बना देगा, कोई भी। जैसे Br के स्पेसिफिक में जनरल X ले लिया, हेलोजन ले लिया, तो किसी भी ऐसे कंपाउंड जो X माइनस दे सकता है उससे ये सिल्वर नाइट्रेट रिएक्शन करके AgX प्रोड्यूस करता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि दोनों में से बताओ कौन AgX प्रोड्यूस करने का टेंडेंसी रखता है, तो मैं बता दूं कि ये रखेगा, क्योंकि AgX में X माइनस निकलने के बाद, सॉरी एक और कंपाउंड है, ये तीनों कंपाउंड में से किसको है। तो देखो बाबू, ये कंपाउंड पहले से एरोमेटिक है और बेंजीन रिंग से X माइनस निकालना पॉसिबल नहीं है, इसलिए रिएक्शन तो नहीं होगा। यहां से X माइनस निकलेगा तो ये कटायन बन जाएगा, और कटायन बनते ही ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा, इसलिए एंटी एरोमेटिक बनने की वजह से ये रिएक्शन भी नहीं होगा कोई कंपाउंड। अभी ये नॉन एरोमेटिक है, अभी ये नॉन एरोमेटिक है, और ये अगर AgX निकल जाएगा यहाँ से तो एंटी बन जाएगा, इसलिए नहीं होगा। यह कंपाउंड अभी है नॉन एरोमेटिक, लेकिन X माइनस अगर निकल जाएगा यहाँ से तो ये क्या बन जाएगा, एरोमेटिक बन जाएगा, इसलिए यह रिएक्शन होगा। मीन्स यह कंपाउंड रीडली सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करके सिल्वर हाइलाइट प्रोड्यूस करेगा, ये लोग नहीं करेगा। ओके, इस तरीका से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।